हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लोअर मेंस 2021 विज्ञान सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें लगभग 20 क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये यूथ कंपटीशन बुक से लिया गया है। ठीक है, और इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी आप लोग जाके चैनल में प्लेलिस्ट जो है बना दिया, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी के 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसको भी देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत जानकारी मिल सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। तो पहला क्वेश्चन है इस सेट का कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है वो जैव प्रौद्योगिकी की होती है। ठीक है, अब ऑप्शन दिया गया है इसमें। ऑप्शन ए है अमाशय में दूध का जमना, दही बनाना, अचार बनाना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का इसमें कोई भी एक भी लक्षण नहीं है, तो ये इसका आंसर डी पार्ट सही हो जाएगा। अब देखिए, दही जो बनता है वो एक ऐसा उत्पाद होता है जिसे दूध के जीवाणुविक किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, दही किण्वन के द्वारा, तो ये जैव प्रौद्योगिकी का विषय नहीं है। ठीक है, और लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है जो दूध के प्रोटीन पर कार्य करके इसे दही बनावट और दही की लाक्षणिक खटास देता है। ठीक है, तो आंसर इसका 1 का जो है डी पार्ट सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए को अंतःपात्र बनाया। ठीक है, किसने बनाया ये बताना है कि किस वैज्ञानिक द्वारा इसे अंतःपात्र या फिर वाइट्रो बनाया। तो ऑप्शन है आर्थर कोनबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आर्थर कोनबर्ग हो जाएगा, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है 1959 ईस्वी में औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में डीएनए के परख नली जांच संश्लेषण के लिए इन्हें पुरस्कार से नवाजा गया था। और इसके बाद रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने कोशिका की खोज की थी, कोशिका, ठीक है, सेल की। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है हम एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज किया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, और जोसेफ लिस्टर को जो है फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी के नाम से इन्हें पुकारा जाता है या कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। तो ये था क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है। तो देखिए, भारत में निर्मित टैंक का नाम है अर्जुन। ठीक है, अर्जुन नाम है, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अर्जुन टैंक का विकास किसने किया है? तो डीआरडीओ द्वारा किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका हिंदी नेम है, और इसमें और लोगों का भी सहयोग रहा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स और आवड़ी स्थित भारी वाहन फैक्ट्री के सहयोग से जो है इसका 100 निर्मित किया गया है। और इसको जो है अर्जुन टैंक को अगस्त 2004 में इसे सेना में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसमें से इंद्र जो है एक राडार है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न वो ब्लड ग्रुप से है। तो देखिए, इसमें दिया गया कि यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हों तो निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है, यानी कि कौन सा रक्त समूह जो है नवजात शिशु में नहीं हो सकता है अगर माता का ए और पिता का ए बी ब्लड ग्रुप हो तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ओ रक्त समूह। ठीक है, ओ रक्त समूह शिशु का नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो जैसे अगर माता का वो है पिता का वो है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो बच्चों में रक्त का संभावित समूह हो जाएगा ओ। ठीक है, और बच्चों में असंभावित रक्त समूह होगा ए बी और ए बी, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह और ए बी रक्त समूह। ये तीनों जो है इस बच्चे में नहीं पाया जाएगा। अगर इसी पर दूसरा है कि अगर माता का वो है और पिता का ये रक्त ग्रुप है तो बच्चों में संभावित समूह जो हो जाएगा ओ ग्रुप और ए ग्रुप होगा। ठीक है, असंभावित में, इम्पॉसिबल में बी ग्रुप और ए बी ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। इस तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर माता का ओ है और पिता का जो है बी है
तो बच्चों में रक्त संभावित होगा समूह जो होगा वो होगा ओ ग्रुप और बी ग्रुप, ठीक है, इस तरीके। और इसमें ए और ए बी ग्रुप जो है बच्चों में नहीं पाया जाएगा। अगला देखते हैं तो आता है ओ और ए बी की बात करते हैं। तो अगर है तो इसमें जो है बच्चों का रक्त संभावित समूह बनेगा ए और बी बनेगा, और बच्चों में जो ग्रुप नहीं पाया जाएगा वो होगा ओ और ए बी, ये दोनों ग्रुप जो है बच्चों में नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट, अगर ए और ये है दोनों माता पिता का, तो ये ए अगर है तो बच्चों में जो है ए ग्रुप और ओ ग्रुप मिलेगा और बी और ए बी ग्रुप नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर माता का ए है पिता का बी है, तो बच्चों में जो है ए होगा, बी ग्रुप होगा, ओ ग्रुप होगा और ए बी ग्रुप होगा, यानी कि चारों ग्रुप बन सकते हैं बच्चों में अगर माता का ए पिता का बी होगा तो, ठीक है। इस तरीके से अगर माता का ये है पिता का ए बी है तो इसमें जो है ग्रुप बन सकते हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप और ए बी ग्रुप, ये 3 ग्रुप बच्चों में मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें से जो ओ ग्रुप होगा वो जो है बच्चों में नहीं मिलेगा। तो यही आंसर पूछा गया था, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए पार्ट से ही हो जाएगा, ओ रक्त समूह। अब देखिए इसमें ए बी अगर आ रहा है तो वो अब इसलिए नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय कब आराम करता है। तो देखिए हृदय जो है वो 2 धड़कनों के बीच आराम करता है, ठीक है। जो धड़कता है हृदय, तो हृदय 2 धड़कन के बीच में आराम करता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो है फेनिलकीटोन्यूरिया से रोग से प्रभावित है तो वो निम्न से पीड़ित होगा, किससे पीड़ित होगा ये बताना है। तो देखिए अगर फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित होता है तो वो मानसिक जड़ता से पीड़ित होगा, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। फेनिलकेटोन्यूरिया जो है एक आनुवांशिक रोग होता है, आनुवांशिक विकार होता है जो किसी व्यक्ति के माता पिता से विरासत में मिली होती है, यानी कि ये जेनेटिक्स रोग है, ठीक है, जेनेटिक रोग है। APAS जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। अगर ये रोग किसी को है तो मस्तिष्क क्षत, बौद्धिक विकलांगता, व्यवहारगत लक्षण या दौरे हो सकते हैं। तो इसमें देखिए मानसिक जड़ता, तो आंसर इसका यही सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो पित्ताशय यानी कि गाल ब्लेडर में अगर स्टोन है तो वो किसका पाचन में किसका प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, वसा का प्रभावित करता है। लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और लीवर की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, ठीक है, जो पित्ताशय में जमा रहता है। पित्ताशय नलिका ग्रहणी में खुलती है और पित्त वसा के इमल्सीकरण की मदद से बनता है, ठीक है, और उसे बहुत छोटे मिसल कणों में तोड़ देता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। पित्ताशय में जो है उपस्थित स्टोन पित्त के स्राव को बाधित करते हैं जिससे वसा का इमल्सीकरण बाधित होता है। तो आंसर इसका फैट हो जाएगा, वसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रेशम ग्रंथ किसका रूपांतरित रूप है ये बताना है, ठीक है, रेशम ग्रंथ, ठीक है। सिल्क ग्लैंड जो है किसका रूपांतरित रूप होता है। तो सिल्क ग्लैंड जो है ये स्लेवरी ग्लैंड का रूपांतरित रूप होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, स्लेवरी ग्लैंड या फिर लार ग्रंथि, ठीक है। विभिन्न प्रजातियों ने लार के विशेष उपयोग विकसित किए हैं जो पूर्व पाचन से परे हैं। कुछ प्रजाति अपने चिपचिपे लार का उपयोग जो है घोंसले का निर्माण करने के लिए करती हैं, जैसे मकड़ी और केंचुओं जैसे कुछ संधिपात प्राणी जो है लार ग्रंथियों से धागा बनाते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा स्लेवरी ग्लैंड। सबसे ज़्यादा अच्छा उदाहरण जो है मकड़ियों का जाल जो बना होता है वो इनके स्लेवरी ग्लैंड से बना होता है। तो सिल्क ग्लैंड का रूपांतरित स्लेवरी ग्लैंड होता है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोमोन्स पाए जाते हैं। फिरोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं। पक्षियों में होता है, कीटों में होता है, सांपों में, चमगादड़ों में। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। फिरोमोन्स जो है कीटों में पाए जाते हैं, इंसेक्ट में पाया जाता है, ठीक है। फिरोमोन्स जो है कीटों द्वारा उत्सर्जित ऐसे गंधयुक्त वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होता है जिससे उसी जाति के अन्य सदस्यों की क्रियाओं या आचरण में परिवर्तन हो जाता है। तो आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। फिरोमोन्स जो पाए जाते हैं वो इंसेक्ट में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। फल को पकने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो उत्तरदायी है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए फल को पकाने के लिए
एथिलीन उत्तरदायी होता है। आंसर इसका एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, फलों को पकाने के लिए एथिलीन उत्तरदायी होता है। एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4। ठीक है, और ये कच्चे फलों को जो है पका देती है और इनके संरक्षण में विषैली मस्टर्ड गैस बनाने में यह निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला सूची को मिलान करना है। अब सूची 1 और सूची 2 में इधर बीमारियों के नाम दिए हैं, उधर उनसे संबंधित दी गई हैं। तो देखते हैं, पहला दिया गया है मलेरिया। मलेरिया जो है वो रक्त कोशिकाओं से संबंधित होता है। आंसर इसका जो हो जाएगा वो 5वां हो जाएगा, ये रक्त कोशिकाएँ। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया गया है फाइलेरिया। फाइलेरिया जो है वो लसिका ग्रंथि से संबंधित है, यानी कि लिम्फ ग्लैंड से संबंधित है। फाइलेरिया लसिका ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है एंजीफ्लाइटिस। तो देखिए एंजीफ्लाइटिस का संबंध जो है मस्तिष्क से होता है। ठीक है, इसके बाद ल्यूकीमिया जो बोन मैरो से संबंधित अस्थिमज्जा में होता है ल्यूकीमिया। तो आंसर इसका इस तरीके से हो जाएगा, आप लोग इसको देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया, मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है, कहाँ पे संश्लेषित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर में, यकृत में जो है यूरिया का संश्लेषण होता है। ठीक है, मानव शरीर में यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा CO2 मिलकर आर्निथिन, ठीक है, आर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का अवशोषण करते हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनोइस्मिया कहते हैं। एनोइस्मिया किसे कैसा कहा जाता है? तो देखिए एनोइस्मिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, घ्राण संवेदना की कमी को कहा जाता है एनोइस्मिया, यानी कि सूंघने की शक्ति जो हो जाती है वो कम हो जाती है, उसे एनोइस्मिया कहा जाता है। एक बीमारी होती है। एनोइस्मिया का एक अंग्रेजी भाषा का शब्द जिसका हिंदी रूपांतरण अगर देखें तो अग्राह्यता, यानी कि सूंघने की शक्ति कम हो जाना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता? ठीक है, ऐसा कौन सा कोशिका है जिसका जन्म के बाद मानव में कोई ऊतक में विभाजन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका। ठीक है, बी पार्ट सही हो जाएगा तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका होती है। इस कोशिका का कार्य जो होता है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना। ठीक है, यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अगर किसी का नर्व सिस्टम खराब होता है या तो वो जो है दोबारा निर्माण नहीं होता या दोबारा उसका रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है इसका निर्माण जो बोन मैरो में होता है। आंसर इसका हो जाएगा बोन मैरो, यानी कि अस्थिमज्जा। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में एक हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इन कणों का जो है लाल रंग होता है। रंग जो है इसका लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन के कारण। ठीक है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं के जीव द्रव में केंद्रक का पूर्ण अभाव होता है। केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा, अस्थिमज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज हैं। मैमथ किसके पूर्वज हैं? कुत्ते के, घोड़े के, ऊंट के, हाथी के? तो मैमथ जो है वो एलिफेंट के पूर्वज हैं। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, मैमथ हाथी का पूर्वज है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो मैमथ एक विशाल का हाथी सदृश जीव था जो अब विलुप्त हो चुका है, अब नहीं है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है मैमुथस प्राइमीजीनियस। मैमुथस प्राइमीजीनियस इसका वैज्ञानिक नाम होता है और यह साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेशों में बर्फ में दबे एक हाथी का नाम है जो अब विलुप्त हो चुका है। ठीक है, परंतु बर्फ के कारण जो है जिसका संपूर्ण मृत शरीर आज भी सुरक्षित मिला है। तो अनुमान लगाया जाता है कि फ्रांस में यह जंतु हिम युग के अंत तक और साइबेरिया में संभवतः और आगे तक जीवित रहा होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर डी पार्ट सही होगा। एक सूची को फिर से मिलान करना है। इसमें देखिए कुछ वैज्ञानिक नाम है, उनसे संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका प्रतिपादन जो है ह्यूगो डी ब्राइज ने किया है। आंसर इसका जो है चौथा हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज चौथा में है।
तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा दिया गया है। इस तरीके से आंसर इसका 4 हो जाएगा। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकास का सिद्धांत, तो बी का 3 हो जाएगा। इसके बाद एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीटल, बिंक एंड टैटम के द्वारा दिया गया, तो इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया गया है ऑपरेंट कॉन्सेप्ट ऑपरेंट अवधारणा का प्रतिपादन जो है जैकब और मोनो द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। इस तरीके से इसमें मिलान करना ये तरीका आप लोग देख के जाएगा, ये सिद्धांत जरूर इस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन खत्म हो जाता है, उसी में मिल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंचुआ। ठीक है, डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। केंचुआ को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है, तो इसमें प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में ही हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक विलयित होता है। केंचुआ के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पोषक पदार्थों का आदान प्रदान रुधिर के माध्यम से होता है। ठीक है, केंचुए में हीमोग्लोबिन युक्त जीवद्रव्य जो है, जीवद्रव्य को प्लाज्मा कहा जाता है, के द्वारा गैसों, पोषक पदार्थों तथा वज्र पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है, मानव में हीमोग्लोबिन नामक तत्व जो है लाल रुधिर कणिकाओं में घुला होता है, जिसके कारण जो है मनुष्य का रक्त जो है लाल रंग होता है। इसका आंसर जो है डी पार्ट से हो जाएगा, केंचुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक मीन है, मीन माने फिश, मछली कौन सा है इसमें से बताना है। क्रे फिश, केटल फिश, सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश, तो इनमें से जो फ्लाइंग फिश है ये एक मछली होती है, आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, फ्लाइंग फिश। बाकी और ये जो 3 मिलते जुलते नाम हैं ये मछली नहीं होती है। ठीक है, इनका सिर्फ नाम ही मछली के तरीके से है, बाकी इसमें से असली मछली फ्लाइंग फिश होती है। लास्ट क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या, यानी कि वर्मी कल्चर क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है ये बताना है। तो इसमें जो है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ठीक है, द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, कीटों की संख्या में वृद्धि करने के विज्ञान को जो वर्मी कल्चर कहा जाता है, तो आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है वर्मी कल्चर। ठीक है, जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं, और इसके बाद मछलियों के अध्ययन को मत्स्य विज्ञान या फिर इक्थियोलॉजी होता है। ठीक है, इक्थियोलॉजी होता है, इक्थियोलॉजी होता है आंसर इसका, तो इसका आंसर ए पार्ट से ही हो जाएगा। वर्मी कल्चर जो कहा जाता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है। तो इस तरीके से ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसका डिस्कशन किया गया। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल से जुड़ते रहिए, सपोर्ट करिए। हम इसको जो एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक हम ये पेपर कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।